डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को अपनी क्लास में कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिस्कस करना है कि कोई भी चार्ज हमारा क्यों फ्लो होता है, कब तक फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये सब बातें हम लोगों को आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करनी है। देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आप सबके घरों में, हम सबके घरों में पानी की टंकी होती है। तो मान लीजिए मेरे पास दो टंकियां हैं और वो कुछ इस तरह की हैं, अलग अलग शेप की हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पानी का लेवल है वो यहां तक है और इसमें जो पानी का लेवल है वो यहां तक है। अगर मैं इन दोनों टंकियों को आपस में इंटरकनेक्ट करता हूं तो सब जानते हैं कि मेरा जो वाटर का फ्लो होगा वो ऐसे इस टंकी में होगा और कब तक होगा, तब तक होगा कि जब तक इन दोनों टंकियों में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता। अब अगर इसे मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कहना चाहूं तो कहीं ना कहीं ये मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। बच्चों, ये सपोज मेरा अर्थ है तो नो डाउट अर्थ के सेंटर से इसका हाइट, अर्थ के सेंटर से इसका हाइट दोनों अलग अलग हैं। ये हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है तो मैं ये कहूंगा कि इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हाई है और इसका जो हाइट है वो कंपैरेटिवली कम है तो मैं इसका कहूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कंपैरेटिवली इसका डियर स्टूडेंट्स कम है। जब भी मैं इसको इंटरकनेक्ट करता हूं तो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ मेरा फ्लो ऑफ लिक्विड होता है। कब तक होता है? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। बस यही क्लू मेरा काम करेगा जब मैं फ्लो ऑफ चार्ज की बात करूंगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, तो जरा देखें, मान लीजिए मेरे पास ये कोई दो टर्मिनल है और इन दो टर्मिनल्स में टर्मिनल ए का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और टर्मिनल बी का जो पोटेंशियल है वो कंपैरेटिवली कम है। अगर मैं इन दोनों टर्मिनल्स को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूं, जस्ट लाइक कॉपर, एल्युमिनियम और ब्रास, तो ऐसी स्थिति में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मेरा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ये ध्यान रखनी है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहा है मैंने। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, अब ये पोटेंशियल कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ मेरा क्या होता है? चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। यही डायरेक्शन होती है किसकी? करंट की। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन मेरे लिए बताना जरूरी है तो मैं जरूर इसको डिस्कस करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मार्कर मैंने चेंज कर दिया। हायर पोटेंशियल का मतलब क्या है? हायर पोटेंशियल का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस और लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर। अब नो डाउट बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज्यादा है यानी जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कम है। इसका मतलब जो मेरा नेगेटिव पोटेंशियल है वो कंपैरेटिवली कम है। दोनों ही जगह में नेगेटिव पोटेंशियल दिखाया है, यहां भी और यहां भी। तो जब मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेरा होगा वो हायर नेगेटिव पोटेंशियल से, ध्यान रखें, हायर नेगेटिव पोटेंशियल से लोअर नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होगा। किसका फ्लो? इलेक्ट्रॉन्स का, जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा लोअर पोटेंशियल से या नेगेटिव हायर पोटेंशियल से दूसरी तरफ होती है। तो बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, हर किसी के बच्चे का आईआईटी करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, पुराना लगे किसी को, लेकिन जिसको आईआईटी करना है, जिसको नीट में सिलेक्शन लेना है, उसको
रेड वाला और येलो वाला दोनों कॉन्सेप्ट ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और जिसको सिर्फ सीबीएसई करना है उसको येलो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना, येलो वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ रेड वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी से हो जाएगा। तो ये मैंने डिस्कस किया कि चार्ज का फ्लो किस तरह से होता है। यहां जो डिफाइन दे रखी है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज को लेकर के दे रखी है। गेटिंग स्टूडेंट्स और नॉट? That is the concept regarding to what flow of charge. Then मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो पोटेंशियल को मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट है ये भी तो चाहिए मुझे। अगर पोटेंशियल मेंटेन नहीं होगा, सिंपल सा एग्जांपल हम लोग फिर लेते हैं। भाई हमने ये घर की छत पे पानी की टंकी रख दी और ये है हमारा सपोज ग्राउंड फ्लोर। अब यहां से हम एक किसके थ्रू, पाइप के थ्रू पानी लेके आते हैं अपने पाइप कहां, बाथरूम में। अब क्या होगा, थोड़ी देर में ये टंकी तो खाली है। अब नो डाउट अगर मुझे अगले दिन पानी चाहिए और पानी चाहिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एनर्जी सोर्स लगाता हूं जिसको कहता हूं मोटर, और ये मोटर पानी को अपलिफ्ट करके इस वाटर टैंक में डालती रहती है जैसे जैसे जरूरत होती है। तो नो डाउट अगर मैं सिंपल सा वाटर का फ्लो कराना चाहता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं एक एनर्जी सोर्स की जरूरत होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं चार्ज का फ्लो कराना चाहता हूं तो नो डाउट एक एनर्जी सोर्स की मुझे जरूरत होगी। अब वो एनर्जी सोर्स यहां मोटर नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं बैटरी, उसे कहते हैं हम लोग सेल, उसे कहते हैं हम सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये सारे के सारे नाम हो सकते हैं बच्चों। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? कहने का मतलब जैसे मैं यहां वाटर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेंटेन रखने के लिए एक एडिशनल सोर्स की जरूरत महसूस कर रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से चार्ज को या करंट को फ्लो कराने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए मुझे एक एडिशनल सोर्स की जरूरत होगी, और उस एडिशनल सोर्स को मैं कहता हूं बैटरी या सेल। एग्जैक्टली द कॉम्बिनेशन और ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज टर्म्ड एज बैटरी। बैटरी क्या है, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। अब एक बच्चा छोटा सा जिसको नहीं पता, सेल लिया, उल्टा लगाया, सीधा लगाया, ऐसे लगाया, वैसे लगाया, तो वो बैटरी नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर मैं उनको एक पर्टिकुलर मैनर में कनेक्ट करता हूं, जस्ट लाइक इट में बी सीरीज और इट में बी पैरेलल, तो वो मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? बैटरी कहलाएगा। तो आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि बैटरी और सेल में अंतर क्या होता है, चार्ज के फ्लो का कॉज क्या है, और चार्ज को फ्लो कराने के लिए कंटिन्यूअसली मुझे क्या करना होता है। Hence why I am going to discuss regarding to cell. अब देखो बच्चों, ये मेरा एक सोर्स है, जैसे मैंने अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक मोटर लगा के दी थी जिससे पानी को मैं बार बार ऊपर पहुंचा रहा था। उसी तरीके से चार्ज को फ्लो कराने के लिए ये एक सोर्स मैंने आपको दिखाया है, और इस सोर्स को हम लोग कहते हैं क्या? सेल। सबसे पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये मेरे सेल का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो बड़ी वाली प्लेट है इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल कहता हूं, छोटी वाली प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल कहता हूं। ये सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यही मैं बैटरी का भी क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने ऐसे करके एक से ज्यादा सेल्स को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। जैसी मेरी जरूरत है तो मैं इसको कहता हूं क्या बच्चों? बैटरी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब इस सेल के अंदर होता क्या है, सेल क्या है, इसकी ब्रीफिंग हम लोग यहां करना चाहेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले ये बाहर एक मेरे पास कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का क्या है? कंटेनर है। इट मे बी मेड फ्रॉम ग्लास, कांच का बना हो सकता है, बेकेलाइट का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है। इसके बाद मैंने इसमें एक ये लिक्विड फिल किया हुआ है, ये जो शेडेड आपको दिख रहा है, ये लिक्विड इसके अंदर फिल है। ये जेली भी हो सकती है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये मैं क्या करता हूं? दो प्लेट्स डालता हूं। ये
वाली दो प्लेट्स पड़ी हैं जिनको मैं कहता हूं इलेक्ट्रोड। क्या कहता हूं बच्चों? इलेक्ट्रोड। नो डाउट ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये निश्चित रूप से डिफरेंट मटेरियल के बने होंगे। इन मटेरियल्स में एक मटेरियल का मेटलिक करैक्टर ज्यादा होगा और दूसरे मटेरियल का मेटलिक करैक्टर कंपैरेटिवली कम होगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब सेल की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चैप्टर 3 बन जाते हैं आपके केमिस्ट्री के। अब 3 केमिस्ट्री के चैप्टर मैं बच्चों एक क्लास में तो डिस्कस नहीं कर सकता, इसमें लिमिटेशन। तो बस यही समझ लीजिए कि जो हम लोग यहां इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोड कंपैरेटिवली हाई मेटलिक करैक्टर लिए होता है, दूसरा कंपैरेटिवली लेस मेटलिक करैक्टर लिए हुए होता है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट और ये जो मैंने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होगी तो निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रोड के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ जाएगी। बस जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कहलाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहां मैं कहूंगा ये मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। पोटेंशियल यहां का हाई और यहां का पोटेंशियल लो। अब जैसे ही मैं एक कंडक्टिंग वायर यहां पे लगाता हूं विद सम सुटेबल रेसिस्टेंस। अब बच्चों रेसिस्टेंस लगाना जरूरी क्यों है? अगर मैंने रेसिस्टेंस अप्लाई नहीं किया, प्योर कंडक्टर यूज कर लिया, इट मे बी मेड फ्रॉम सिल्वर, चांदी, तो क्या होगा? इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी इसके अंदर, आग लग जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सिंपल सा कोई रेसिस्टेंस डाल देता हूं। ठीक है, जब तक मैं ये एक्सटर्नल, इसको बोलता हूं मैं एक्सटर्नल सर्किट, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? एक्सटर्नल सर्किट। जब तक मैं ये एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगाऊंगा तब तक इस सेल से कोई भी करंट, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और मैक्सिमम भी रहेगा। मैदान अगर एक्सटर्नल सर्किट मैंने नहीं लगाया हुआ तो दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसी को कहता हूं मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सिंपल सा ईएमएफ। ठीक है बच्चों, तो यहां से मेरे को ईएमएफ की एक जनरल डेफिनेशन पता लगी, हालांकि मैं प्रॉपर डेफिनेशन तो अभी दूंगा, समझाऊंगा आपको। लेकिन ईएमएफ इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टर्मिनल, ये है टर्मिनल्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेनेवर external circuit is not in action. That is the form of what? EMF. समझ में आ गया? तो बच्चों सेल क्लियर हो गया। सेल के अंदर क्या होता है? सेल में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को मैं हायर पोटेंशियल कहूंगा। जहां इलेक्ट्रॉन्स मेरे ज्यादा होंगे वहां नेगेटिव टर्मिनल डेवलप हो जाएगा, इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? कम होगा। और जैसे ही मैं एक्सटर्नल सर्किट इसके अंदर अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मेरा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को मैं कहता हूं क्या? इलेक्ट्रॉन। ये पूरा जो इतना बड़ा सर्किट था, अगर मैं इसको ब्रीफ में दिखाना चाहता हूं तो ऐसे दिखा देता हूं। कैपिटल आर और इस तरह की जो जिगजैग लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? एक कोई वायर ही है जो करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल्स ऑफर करता है, दैट इज टर्म्ड एज रेसिस्टेंस। तो बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल, जनरल डिस्क्रिप्शन मैं समझता हूं आपको मिल गया। अब देखिए, अभी जो मैंने यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की बात की थी, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस हम लोगों ने यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये रूट मेमोरी का कॉन्सेप्ट है।
मैं नॉर्मल वे में एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि किसी सेल का एक्सटर्नल सर्किट अगर नहीं लगा हुआ, अगर किसी सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगा हुआ तो इसको मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कहता हूं कि द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज इनफाइनाइट। जीरो मत कह देना, क्या? इनफाइनाइट। यहां एक छोटी सी बात मैं और डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों। हमारे सबके घर में ये 3 पिन सॉकेट होता है, सब जानते हैं, इसमें ऊपर वाली पिन मोटी वाली होती है, नीचे 2 छोटी छोटी होती है, ठीक है। अगर मैंने इस सॉकेट के अंदर बाहर से कोई अप्लायंस नहीं लगा रखा तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का रेसिस्टेंस है इनफाइनाइट। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट सेल में, अगर मैंने सेल में ऐसे ओपन छोड़ा हुआ है, यहां कुछ नहीं लगा रखा, ये खाली पड़ा हुआ है, तो ये रेसिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। तो जब किसी सेल में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, सेल से बाहर वाला रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को मैं कहूंगा ईएमएफ। दैट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आगे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा बच्चों, बड़ी मजेदार मजेदार सी बातें हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, कोई चीज प्रॉब्लम करेगी तो मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ईएमएफ की डिफाइन एक बार मैं और आपको डिक्टेट कर देता हूं, इट मे बी यहां पे दे रखी होगी, चलिए ये डिफाइन आप एक बार यहां से देख लीजिए। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ की जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज द वर्क डन by a source in taking a unit positive charge once round the complete circuit। Exactly EMF में मेरे को महसूस होता है कि ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं होता। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the amount of work done which is needed to travel a unit positive charge, यहां पॉजिटिव लगा देते हैं, once in राउंड द कंप्लीट सर्किट। मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा, मान लीजिए ये मेरे पास कोई सेल है, अब यहां से मैं 1 कूलम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक वापस लाना चाहता हूं, एक कंप्लीट सर्कल में इसको घुमाना चाहता हूं, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा या सेल को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं ईएमएफ। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो बच्चों यहां एक छोटी सी बात हम और समझेंगे। मान लीजिए मैंने सेल में यहां पे कोई बल्ब लगा रखा है, तो होता क्या है, यहां से कोई भी चार्ज निकलता है एक एनर्जी के साथ में, हायर एनर्जी के साथ में, वो चलता है, यहां अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, और कंपैरेटिवली लेसर एनर्जी का जो चार्ज है वो सेल के अंदर फिर दोबारा पहुंच जाता है। सेल के अंदर वो फिर एनर्जी गेन करता है विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस, फिर दोबारा से जाता है और इसको ग्लो करता है, रोशनी देता है, फिर लेसर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन या लेसर एनर्जी का चार्ज अंदर बैटरी के अंदर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए हम सुबह से अच्छा खाना और नाश्ता करके बाहर निकले, सारे काम किए, तो जब सारे काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी खर्च होगी। लेसर एनर्जी के थके हुए हम शाम को घर पे आके, घर पे आकर के फिर दोबारा से हमने खाना खाया, दूध पिया, एंटरटेन किया, अच्छी अच्छी बातें की। देखो बच्चों, अच्छी अच्छी बातें करने से भी एनर्जी आती है, ठीक है ना? कैसे आती है बाद में किसी ने बताएंगे। तो हम एनर्जी हो गए, रात को आराम किया हमने, एनर्जी हो गए, सुबह फिर दोबारा से काम पे चलती है। द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, कि जो चार्ज है वो मेरा इस तरीके से ट्रैवल करके फिर दोबारा से आ जाता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक कंप्लीट ट्रिप में घुमाने के लिए जितना वर्क डन इस सेल को करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बच्चों। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आई होप सो अब आपको ये बड़ा अच्छे से
अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं तो पोटेंशियल और रेसिस्टेंस और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। इस रिलेशनशिप को V इक्वल टू आई आर से मैं लिखता हूं और इसी को ओम्स लॉ कहता हूं। यहां इवन मैं एक सर्किट बना करके V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। यहां पे मैंने क्या ले रखा है, V ले रखा है, तो V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। तो निश्चित रूप से ये मेरे को स्ट्रेट लाइन मिलता है। जहां तक स्ट्रेट लाइन मिलता है वहां तक मैं कहता हूं ओम्स लॉ वैलिड है। और जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन मेरी कर्व की फॉर्म में आ जाएगी तो मैं कहूंगा ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। बस ध्यान रहे बच्चे, जब भी मैं V इक्वल्स टू आई आर लगा रहा हूं तो सारे पैरामीटर्स मेरे ऐसा यूनिट सिस्टम में होने चाहिए, ये वोल्ट में होना चाहिए, ये एम्पियर में होना चाहिए और ये ओम में होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट्स का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी मैं इसको लगाऊंगा। अब जितना आसान ये मेरे को लग रहा है यूज करने में, उतना आसान ये है नहीं बच्चों। यहां ओम्स लॉ जो है उसकी लिमिटेशंस बहुत सारी हैं। एक सेंटेंस में अगर मैं लिमिटेशंस कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट एंड स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ऑल फिजिकल पैरामीटर्स केप्ट कांस्टेंट। सारे के सारे पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, तो ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। करंट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से इंटर लेंगे हालांकि। ठीक है, करंट कितना होना चाहिए, मिली एम्पियर ऑर्डर का। अगर ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर ले लिया तो ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आइडियल ओम्स लॉ की ही बात करेंगे, मिली एम्पियर की करंट्स की ही बात करेंगे, उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। एक बात हम लोग यहाँ और समझेंगे बच्चों, ये मेरे पास V और I के बीच में क्या है, ग्राफ है। अगर मैं यहां से इसका स्लोप निकालता हूं m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, I है, और बेस क्या है मेरा V है, तो ये क्या होगा, R होगा। जस्ट अ मिनट, समथिंग रॉन्ग ऑन ग्राफ। मैं अभी इसको दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है। चलिए यहां से देखिए, मैं बात करता हूं इसके स्लोप की। मैंने यहां पे V ले रखा है और यहां पे I ले रखा है, इसी करस्पॉन्डिंग बताऊंगा। पहले जरा फॉर्मूले से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां से मैं V इक्वल्स टू आई आर से R को सेपरेट कर सकता हूं, दैट इज V ओवर I। अब अगर इस चीज को मैं स्लोप के टर्म्स में देखता हूं तो मेरा V न्यूमरेटर और I डिनोमिनेटर। मैं यहां ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये आएगा मेरे पास I और ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी V। अब अगर मैं यहां से tan थीटा निकालता हूं बच्चों, जिसे मैं स्लोप कहता था, ठीक है, तो ये हो जाएगा I ओवर V, जो कि इसका उल्टा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ में, ध्यान रहे बच्चों, अगेन पर्टिकुलर ग्राफ में जो इसका स्लोप है tan थीटा है, वो I ओवर V यानी कि 1 अपॉन R आपको देगा। बट अगर मैं इस ग्राफ को उल्टा कर दूं, यहां पे करंट I ले लूं, यहां पे V ले लूं, तो अब नो डाउट मेरा tan थीटा मेरे को क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। तो बच्चों एग्जामिनेशन में आपको दोनों ही तरह से ग्राफ मिल सकता है। कई बार एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे V मिलता है, कई बार एक्स एक्सिस पे आपको I मिलता है। तो कभी भी रोड मेमोरी के बेसिस पे अपना आंसर मत देना, ग्राफ को पूरा पहले रीड करना, रीड करने के बाद बात करना। क्या ठीक है कॉन्सेप्ट में? यहां से एक फेवरेट क्वेश्चन भी बनता है। कैसे बनता है, मैं यहां दूसरा ग्राफ बना देता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे I ले लिया, यहाँ पे V ले लिया और ये दो अलग अलग रेसिस्टेंस दिखा दीजिए, R1 R2। वो आपसे पूछ लेता है कि R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये पूछ लेता है। इवन दैट इसके एप्लीकेशंस भी खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी रेसिस्टेंस की बात जब हम लोग करेंगे तो नो डाउट वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो उन सारी चीजों को इंक्लूड करके भी कई बार हम लोगों का क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी मेरे को यही डिस्कस करना था कि अगर मैं नीचे आई लेता हूं और ऊपर v लेता हूं तो v अपॉन आई ये मेरे पास tan थीटा रेसिस्टेंस को शो करेगा। और अगर मैं उल्टा लेता हूं, नीचे मेरे पास यहां पे क्या है, v है और यहां पे i है, तो tan थीटा i अपॉन v यानी कि 1 अपॉन r को डिनोट करेगा। तो बच्चों ग्राफ को केयरफुली देखना है, आपको उल्टा दे रखा है या सीधा दे रखा है। इट मे बी इन टर्म्स ऑफ cot और इट मे बी इन टर्म्स ऑफ tan। चलिए अब यहीं से मैं रेसिस्टेंस को फर्दर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रेसिस्टेंस क्या है? किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी वायर की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो क्या करता है, वो करंट के फ्लो के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स ऑफर करता है। रेसिस्टेंस अगर मैं नॉर्मली डिफाइन करता हूं, रेसिस्टेंस इज ऑब्स्टिकल्स ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट। रेसिस्टेंस सिंपली यही दे रखा है यहां पे, रेसिस्टेंस के लिए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। गेट द कांसेप्ट और नॉट? किस किस बात के ऊपर? रिलेशन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अभी थोड़ी देर मैंने बताया V = IR। यहां से ये R जो है एक तरीके से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, V और I के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आता है। आप इस R की वैल्यू निकाल करके देख सकते हैं और इसी को आप लोग कहेंगे रेसिस्टेंस। ऐसा ही उस सिस्टम में रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है डियर स्टूडेंट? ओम। अगर मैं 1 ओम को नॉर्मल कंडीशंस में यहां कहना चाहूं, बताना चाहूं तो आपके सामने है। मैंने अभी लिखा था जनरल फॉर्मूला V = IR, यहां से R को सेपरेट किया था तो V अपॉन I। V को मैंने पोटेंशियल, I को मैंने एम्पियर मैं मेजर कर लिया तो 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 1 ओम। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका ओम। इसको मैं लिख सकता हूं V अपॉन A। चलिए जो फिक्स्ड रेसिस्टेंस होते हैं इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। जो वेरिएबल रेसिस्टेंस होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। अगर मैं पोटेंशियल डिवाइडर की बात करूंगा, रेहोस्टेट की बात करूंगा, तो यहां बीच में एक इस तरीके से लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। दैट्स द कांसेप्ट। अब पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, देखिए एलिमेंट्री चीजें हैं, आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको। पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर को मैं बीच में V लिखता हूं, एम्पियर मीटर को मैं A लिखता हूं, गैल्वेनोमीटर जो सिर्फ करंट की डायरेक्शन बताता है उसको मैं कैपिटल G लिखता हूं। ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है। अगर सेंटर में है इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अगर ये मेरा ऐसे होता तो करंट की डायरेक्शन ये थी, अगर ये मेरा ऐसे होता तो करंट की डायरेक्शन ये होती। तो ये गैल्वेनोमीटर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वोल्ट मीटर का रिप्रेजेंटेशन, एम्पियर मीटर का रिप्रेजेंटेशन, वेरिएबल रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन, ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हम लोगों ने यहां पे बच्चों डिस्कस किए। अब ये सिंपल सा एक सर्किट, ये सर्किट बेसिकली हम लोगों को यहां पे ये बात शो कर रहा है कि किसी भी सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये बैटरी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, करंट की फ्लो बड़े वाले से आगे गई। ये जो रेड वायर है ये कंडक्टिंग वायर है, मानते हैं कि इसके अक्रॉस कोई भी हीट डेवलप नहीं होगी, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा बच्चों। ये रेसिस्टेंस वायर, इस रेसिस्टेंस वायर के थ्रू हीट ड्रॉप होगी। अब इस रेसिस्टेंस वायर के या सर्किट के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है ये मैंने सीरीज में लगा दिया, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। इस तरीके से एक सर्किट बना दिया। अगर मैं इसमें एक वेरिएबल रेसिस्टेंस या वेरिएबल बैटरी लगा देता हूं और V और I के बीच में रीडिंग्स लेकर के एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था, यहां पे वो मेरे को मिल जाता है और उसी से मैं रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ये आप लोगों के यहां एक एक्सपेरिमेंट भी है, क्या ओम्स लॉ की हेल्प से किसी भी वायर का रेसिस्टेंस निकालना, देन आफ्टर रेसिस्टिविटी निकालना। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। रिमेनिंग चीजें फैक्टर्स अफेक्टिंग इन रेजिस्टेंस ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।